Welcome back to my channel. I'm Advocate Manjeet. I hope you're all doing fine. In today's video, I will specifically touch upon what exactly is a summary suit and what is the procedure to be followed in summary suits. तो एक summary suit होता क्या है और वो normal suit से किस तरीके से different होता है and इन summary suits आपको किस तरीके का procedure follow करना है, वो सारी details आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So first things first, आपको ये जानना होगा कि जो summary procedure की हम बात कर रहे हैं इसके provisions exactly आपको कौन से एक्ट में मिलेंगे. एंड टू आंसर दैट, इसके प्रोविजंस आपको ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 में आपको इसके रिलेटेड प्रोविजंस या इसके रिलेटेड रूल्स मिलेंगे. सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि समरी सूट्स होते क्या है. तो वेल इसका आंसर भी आपको ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी रूल 1 सब रूल 2 में मिलेगा. स्पेसिफिकली आपको क्लासेस ऑफ केसेस या सूट्स दिए गए हैं वहाँ पे कि कौन से टाइप के सूट्स आप समरी सूट्स के अंडर फाइल कर सकते हो. सो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि समरी सूट्स एग्जैक्टली होते क्या है. समरी सूट्स वो होते हैं जहाँ पे द डिफेंडेंट डज नॉट हैव अ राइट टू डिफेंड एज अ मैटर ऑफ राइट, यानी कि डिफेंडेंट जो है जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हो उसके पास में एज इट इज़ राइट नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड करे. ये कोर्ट डिसाइड करता है वेदर उसको डिफेंड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. ऑल्सो समरी सूट्स में डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाता है, एक डिटेल्ड लॉन्ग ट्रायल नहीं होती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन समरी सूट्स आपको अदर पार्टी से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेट रिकवर करना होता है विथ और विदाउट इंटरेस्ट. इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, आपका प्रोमिसरी नोट इज़ अनदर एग्जाम्पल, हुंडीज जो ओल्डन डेज में यूज़ होती थी. सो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली एक स्पेसिफिक अमाउंट रिकवरेबल होता है सामने वाली पार्टी से, जिसको ज़्यादा डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट विच एग्जिस्टेड बिटवीन द पार्टीज़. इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो एक चेक इज़ अ टाइप ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे हम जब दूसरे बंदे को चेक देते हो, इशू करते हो, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन करते हो एंड द अदर पर्सन, द अदर पार्टी जिसको आप चेक इशू कर रहे हो हैज़ अ राइट टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम यू. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट है, इसके पीछे कुछ ज़्यादा डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना अमाउंट आपको रिकवर करना है. तो ऐसे काइंड ऑफ सूट्स को आप समरी सूट्स कहते हो. सो नाउ आफ्टर डिटरमाइनिंग कि आपका जो डिस्प्यूट है फॉल्स अंडर समरी सूट्स, तो आपको चेक करना होगा कि कौन से सिविल कोर्ट में आप ये सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हो. जुरिस्डिक्शन चेक करना होगा, स्पेसिफिकली द पेक्यूलियरी जुरिस्डिक्शन. इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था विच टॉक्स अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन इंडिया. आपको अगर कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप कहाँ कौन सी कोर्ट में आप अपना समरी सूट फाइल करेंगे. नाउ आफ्टर दैट कम्स द ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लेंट. सो बेसिकली अगर आपको सूट फाइल करना है कोर्ट में तो आपको एक प्लेंट ड्राफ्ट करनी होगी. नाउ इन समरी सूट्स जब आप प्लेन ड्राफ्ट करते हो तो स्पेसिफिकली सर्टन रूल्स आपको फॉलो करने हैं. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज़ कि जब भी आप प्लेन ड्राफ्ट करते हो, प्लेंट के जो बिग टाइटल होता है, लॉन्ग टाइटल होता है, उसके नीचे एग्जैक्टली नीचे आपको ब्रैकेट्स में लिखना होगा अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908. आपको ये स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है, अदरवाइज योर प्लेंट विल बी रिजेक्टेड. सेकेंड थिंग है कि आपको जब भी आप प्लेन ड्राफ्ट करते हो तो उसमें से एक एवोमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि ये जो सूट आप फाइल कर रहे हो ये समरी सूट अंडर ऑर्डर 37 के तहत ही आप फाइल कर रहे हो. आपको एक और ऐसा एवोमेंट स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा जहाँ पे आप लिखोगे कि जो भी आप कोर्ट से प्रे कर रहे हो अंडर दिस सूट इट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ ऑर्डर 37. सो ऑर्डर 37 सीपीसी के दायरे के बाहर आप कुछ भी ऐसा नहीं मांग रहे हो इस सूट में. ऑल्सो जो प्लेंट आप ड्राफ्ट करते हो उस प्लेंट में आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है
कि क्या अमाउंट आपको रिकवर करना है सामने वाली पार्टी से, ऑल्सो द इंटरेस्ट इफ एप्लीकेबल और द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये सारे अमाउंट्स आपको स्पेसिफिकली मेंशन करने होते हैं प्लेंट इटसेल्फ में। सो आफ्टर यू इंस्टीट्यूट द सूट, आपने सूट फाइल कर दिया है सिविल कोर्ट में, उसके बाद में एज द प्लेंटिव आपको क्या करना है कि एक समन्स जो कि आपको जो सीपीसी की बेयर एक्ट है उसमें अपेंडिक्स बी में फॉर्म नंबर 4 के अंदर आपको फॉर्मेट मिलेगा फॉर द समन्स, वो समन्स आपको डिफेंडेंट को भेजना है अलोंग विद द कॉपी ऑफ द प्लेंट। सो अगर एक ही डिफेंडेंट है तो एक समन होगा, बट आपके मल्टीपल डिफेंडेंट्स है लाइक 4 और 5, तो ईच डिफेंडेंट को आप एक समन सर्व करोगे विद द कॉपी ऑफ द प्लेंट। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि कभी कभी कोर्ट्स में कोई कोर्ट्स में ऐसा होता है कि आपने जब भी सूट फाइल किया है तो कोर्ट इटसेल्फ विल सेंड आउट द समन्स। आपको सिर्फ कोर्ट को प्लेंट की उतनी कॉपीज़ प्रोवाइड करनी है, फोटो कॉपीज़ जितने की डिफेंडेंट है, एंड कोर्ट अपनी तरफ से समन्स इशू करके भेज देगा। एंड कभी कभी कोई कोर्ट्स में ऐसा भी होता है एज एन एडवोकेट आपको समन्स खुद ही तैयार करने होंगे, आपको प्लेंट की कॉपी अटैच करनी होगी समन्स के साथ में जितने भी आपके डिफेंडेंट्स हैं। ऑफ कोर्स आपको कोर्ट की सील लेनी होगी एंड द सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार, एंड आपको वो खुद ही सर्व या सेंड करने होते हैं टू द डिफेंडेंट्स। नाउ आफ्टर रिसीविंग द समन्स द डिफेंडेंट और द डिफेंडेंट्स हैव 10 days टू फाइल देयर अपीयरेंस इन कोर्ट। तो यानी कि समन्स रिसीव करने के बाद अगर 10 दिन के अंदर डिफेंडेंट्स कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं तो उसका माना जाता है कि वो जो भी प्लेंटिफ मांग रहा है या डिमांड कर रहा है इन द प्लेंट, वो सारी चीज़ें डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है। नाउ इन केस 10 days के अंदर अंदर डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स फाइल करते हैं अपना अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, तो इसकी जानकारी प्लेंटिफ या प्लेंटिफ के एडवोकेट को दी जाती है कि द डिफेंडेंट हैज़ अपीयर्ड बिफोर कोर्ट एंड विद इन 10 days। इन केस अगर डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स अपीयर नहीं होते हैं बिफोर कोर्ट तो आप एक सेकेंड समन्स भेजते हो जस्ट एज अ रिमाइंडर टू द डिफेंडेंट, एंड अगर वो प्रॉपरली सर्व हुआ होता है एंड फिर भी अगर डिफेंडेंट नहीं अपीयर होते हैं देन यू प्रोसीड फर्दर। नाउ इरिस्पेक्टिव कि डिफेंडेंट्स या डिफेंडेंट्स ने अपना अपीयरेंस फाइल किया है बिफोर द कोर्ट और नॉट, इसके बाद एज अ प्लेंटिव आप समन्स फॉर जजमेंट डिफेंडेंट्स को भेजेंगे जो कि अपेंडिक्स बी में फॉर्म 4A अंडर द सीपीसी बेयर एक्ट आपको मिल जाएगा। नाउ ये समन्स फॉर जजमेंट जब आप भेजते हो उसके साथ में आप एफिडेविट ऑफ द प्लेंटिव भी अटैच करते हो जहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि जो भी अमाउंट या स्टेटेड है प्लेंट में टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिफेंडेंट इज ट्रू to the best of his knowledge. Now again after receiving the summons for judgment within 10 days defendant को कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है एंड लीव टू डिफेंड का एप्लीकेशन देना होता है इफ़ दे विश टू। और ये लीव टू डिफेंड का जो एप्लीकेशन होता है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में होता है कि वेदर वो एप्लीकेशन को अलाउ करे या ना करे। सो बेसिकली कोर्ट डिसाइड करता है कि वेदर डिफेंडेंट के पास में सब्सटैंशियल डिफेंस है कि नहीं है कि जस्ट टू डिले द सूट वो ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और कौन से कंडीशंस पे ये अलाउ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कोर्ट खुद डिसाइड करता है। एंड आफ्टर कंसिडरिंग कि वेदर लीव टू डिफेंड कोर्ट ने अलाउ किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें होने के बाद में एक ऑर्डर इमीडिएटली पास करता है कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द डेट। कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि जब तक ये सूट डिस्पोज्ड ऑफ नहीं हो जाता है, जजमेंट पास नहीं होता है, तो जो भी चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट इन ओरिजिनल है प्लेंटिफ के पास में वो कोर्ट के ऑफिसर के पास में डिपॉजिट किया जाए। सो बेसिकली इन शॉर्ट ये समरी सूट्स का प्रोसीजर था। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी शॉर्ट। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज इन दिस वीडियो। इफ यू हैव any questions regarding it आप comments में mention कीजिए। I will try my best to answer those questions. Do like, share and subscribe to my channel and also leave comments in the comment section so that it becomes more engaging. I will see you all in my next video. Till then, keep learning.